Yes, good afternoon guys. So today we are going to start new chapter in accounts, that is chapter 6 retirement of a partner. ठीक है, अब देखो जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर था, एक नया पार्टनर ऑलरेडी एग्जिस्टेड बिजनेस में, ठीक है, जो बिजनेस ऑलरेडी स्टार्टेड था, ठीक है, उसमें एक नए पार्टनर को जब हम एडमिट कर रहे थे बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजंस, उसे हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बोल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे भी बिजनेस तो पहले से ही स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, और ऑलरेडी जो भी पार्टनर्स हैं सारे के सारे यहाँ पे पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स कहलाते हैं। यहाँ पे कोई नया पार्टनर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिटायरमेंट हो रहा है। रिटायरमेंट कब होता है? जब ऑलरेडी आपका पार्टनर कोई होगा। तो यहाँ पे आपके ऑलरेडी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ एनी रीज़न या तरह तरह के रीजंस की वजह से एक पार्टनर डिसकंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट के बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि सही में उसका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, या वो वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले रहा है, या उसकी मेंटल कंडीशन अब अच्छी नहीं है, या उसकी डेथ हो जा रही है। किसी भी वजह से अगर एक बंदा फॉर्म को छोड़ के जाता है, दैट इज़ अ रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है। अब रिटायरमेंट हो रहा है तो बाकी के यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले 3 बंदे चला रहे थे, अब 3 बंदे चला रहे थे, तो जैसे एक बंदा निकला उनकी पार्टनरशिप ख़त्म हो गई। उसकी पार्टनरशिप, बिजनेस बंद नहीं हो जाएगा। जैसे ये एक दुकान है, इस दुकान को चलाने वाले 3 लोग हैं, एक बंदे के निकल जाने से ज़रूरी नहीं है ना दुकान बंद हो जाए। बाकी के 2 पार्टनर्स की मर्जी, बाकी के 2 पार्टनर्स की मर्जी, लेकिन क्या होगा? सब कुछ चेंज हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था? 3 जनों में सब कुछ बट रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्या होगा? 2 जनों में। और जब जब कोई भी पार्टनर आता है या बिजनेस से जाता है तो एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होता है, जो यहाँ पे भी बनाया हुआ है रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपके एडमिशन में भी क्या हो रहा था? एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हुई थी जब कोई पार्टनर आया था। अब जब पार्टनर जा रहा है तभी भी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन, ठीक है। और यहाँ पे अब कितने पार्टनर्स? 2 रहेगा। यहाँ पे कोई नया पार्टनर होता ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी नया पार्टनर है ही नहीं, क्योंकि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर नहीं है, दिस इज अ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। यहाँ पे जितने पार्टनर्स थे वो सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स थे, और कोई एक ओल्ड पार्टनर जो है वो बिजनेस से कोई रीजन की वजह से जा रहा है, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है वो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड अ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब देखो मेन चीज क्या है ना, आपका पूरा सम अगर रिटायरमेंट वाली को पॉइंट को छोड़ दे, जैसे एडमिशन में भी क्या था, एक आधी पॉइंट ही अलग थी, हर सम में एक आधी पॉइंट ही अलग थी, बाकी सारा सम ऑलमोस्ट बीडीआर और डेप्रीशिएशन और ये सभी हो रहा था। यहाँ पे भी आपको सारी पॉइंट वैसी ही दिखेगी, सेम दिखेगी, सिर्फ एक आधी पॉइंट अलग होगी जो रिटायरमेंट के रिलेटेड है। तो अगर उस पॉइंट को स्किप कर दें तो बाकी का सम आपको आता ही है। अब दोनों ही सम में एक चीज़ आपको बता दूं कैसे याद रखने की, क्योंकि कन्फ्यूजन होगा। क्या कन्फ्यूजन होगा? आप बोलोगे सर वहाँ पे 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता था और यहाँ पे होगा 3 पार्टनर्स में, लेकिन ये 2 और 3 अभी तो याद रह जाएंगे, कुछ समय के बाद आप भूल जाओगे कि कौन से चैप्टर में 2 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था और कौन से 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो ऐसे याद नहीं रखने का, आपको ऐसे याद रखने का, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चैप्टर एडमिशन हो या चैप्टर रिटायरमेंट हो, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता था ओल्ड पार्टनर्स में होता है। वहाँ पे 2 पार्टनर्स ओल्ड थे क्योंकि एक तो नया आया था, यहाँ पे तीनों पार्टनर्स ओल्ड है, 3 की जगह 4 भी हो सकते थे। डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड पार्टनर्स में होता है, आपको ऐसे याद रखने का। तो वो क्या आपको दोनों चैप्टर के लिए काम आ जाएगा। समझ में आया? तो आपको 60% 80% सम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे खाली क्या है? रिटायरमेंट वाली पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। देखो वहाँ की जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती थी ना, वो रिटायरमेंट में निकल जाएगी। क्या? गुडविल के फॉर्म में कैश वाली। क्यों? क्योंकि गुडविल के फॉर्म में कैश लेके कौन आता था? तो न्यू पार्टनर तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो गुडविल और गुडविल के फॉर्म में कैश और नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आता था, वो तीनों मेन पॉइंट चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ पे नया पार्टनर है ही नहीं, यहाँ पे उल्टा पुराने पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भी गुडविल वाली पॉइंट आएगी, यहाँ पर भी गुडविल के फॉर्म में कैश नहीं, और नया पार्टनर जो कैपिटल के फॉर्म में कैश लेके आता था और गुडविल के फॉर्म में कैश लेके आता था, वो दोनों पॉइंट चली गई। हाँ, वहाँ पे जो गुडविल वाली पॉइंट थी एडमिशन में, लेकिन वहाँ पर जो गुडविल वाली पॉइंट थी वो गुडविल के फॉर्म के साथ, गुडविल के फॉर्म में कैश के साथ कनेक्टेड थी, ठीक है। एडमिशन के चैप्टर में
आपकी जो गुडविल वाली पॉइंट थी, आप नई गुडविल में से क्या करते थे, नए पार्टनर का शेयर निकालते थे, ठीक है। और वो क्यों निकालते थे, ये पता करने के लिए कि एक्चुअली नए पार्टनर को गुडविल के फॉर्म में कैश कितना लेके आना है। मतलब वहाँ पर जो आपकी गुडविल वाली पॉइंट थी वो गुडविल के फॉर्म में कैश वाली पॉइंट के साथ कनेक्टेड थी, ठीक है। यहाँ पर गुडविल वाली पॉइंट है लेकिन वो गुडविल के फॉर्म में कैश के साथ कनेक्टेड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे गुडविल के फॉर्म में कैश है ही नहीं। लेकिन दोनों जगह कॉमन पॉइंट कौन सी है, गुडविल वाली पॉइंट, आपको ऐसे याद रखने का। और सिस्टम भी उसके जैसा ही कुछ है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। लेकिन वहाँ की जो दो मेन पॉइंट्स थी, गुडविल के फॉर्म में कैश और नया पार्टनर जो कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है, वो दोनों पॉइंट यहाँ पे आपको, क्योंकि नया पार्टनर है ही नहीं। समझ में आया। तो हम जैसे स्टार्ट करते थे, देखो यहाँ पे धवल, कमल और नवल, ये तीन पार्टनर्स हैं, ये तीनों ओल्ड पार्टनर्स हैं। इन तीनों का ओल्ड P&L रेशियो दे रखा होगा, देखो दे रखा है 2:2:1। और तीसरा पार्टनर रिटायर हो रहा है। कौन है तीसरा पार्टनर, नवल। हमेशा अपने आप को बोल के बताने का कि पहला पार्टनर रिटायर हो रहा है, दूसरा या तीसरा, तो आपका ध्यान जाता है। ये बोलने से आपका ध्यान जाता है, याद रखना। क्योंकि ज़्यादातर सम्स में क्या होता है, तीसरा पार्टनर रिटायर हो रहा है, लेकिन काफ़ी बार कुछ सम्स में पहला या दूसरा भी होता है। अब हर बार आपका ध्यान तीसरे में न चले जाए, तो जब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, अपने आप को एक बार बोलने का, दूसरा, पहला, तीसरा कौन। तो यहाँ पे तीसरा पार्टनर रिटायर हो रहा है तो आपका ध्यान तीसरे पे जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीसरा पार्टनर रिटायर हो रहा है, नवल, और अपना ओपनिंग कैपिटल कितना है, 30, 20, 10, क्योंकि तीनों के तीनों ओल्ड पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो 30, 20 और 10 बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। फिर कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 5000। इसके बाद आप ओल्ड बैलेंस शीट पे एक बार देख लो क्या क्या आइटम्स हैं। GR दे रखा है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है, 2500। BDR ऑलरेडी मेंटेन कितना किया हुआ है, 2000। सेम पॉइंट्स, वही सेम पॉइंट, सेम लॉजिक। क्रेडिटर्स की लायबिलिटी 15500। ओल्ड गुडविल आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 10000 जो है। मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, कैश बैंक हो गया। तीसरा पार्टनर नवल रिटायर हो रहा है। ओल्ड रेशियो कितना है, 2:2:1। देखो फर्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज ₹25,000 एंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज ₹5,000, ठीक है। मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई, 25,000, पहले कितनी थी, तो मशीनरी 20,000 की थी। वही सेम पॉइंट्स है, देख लो। यहाँ पे आ जाएगा बाय मशीनरी कितना, और स्टॉक की वैल्यू पहले कितनी थी, और स्टॉक कितने का हो गया है, 10,000 था, 5,000 हो गया है, वो बाहर आएगा, ये राइट ऑफ हो गया, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, कितनी, 5,000, ठीक है। समझ में आया। इसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8,000 हो गई है। पहले तो क्वेश्चन में ध्यान दो, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹8,000 विच इज टेकन बाय नवल एट दिस प्राइस। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई है, सिंपल इंग्लिश है भाई, कुछ हार्ड नहीं है, 8,000 हो गई है। और इस वैल्यू पे, मतलब 8,000 पे नवल लेके जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट पहले थी कितने की, 10,000 की थी, ठीक है। अब देखो मैं पूरा कैलकुलेशन कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। और वैसे हो रही है, ये 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8,000, मतलब राइट ऑफ हो गया, कितने का, 2,000 का राइट ऑफ हुआ। और नवल इसको लेके, ठीक है, टेकन बाय नवल, टेकन बाय नवल, तो ये 8,000 की गई, तो यहाँ पे नील हो गया, बराबर। तो एक्चुअली जब कभी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप हो या डाउन हो और कोई पार्टनर अगर उसको लेके जा रहा है उस वैल्यू पे, तो वहाँ पे आप नील दिखा सकते हो, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं करोगे तो चलेगा। समझ में आया। लेकिन भाई आपका जो नवल पार्टनर है वो कौन सी वैल्यू पे लेके गया, 8,000 पे, लेकिन पहले वैल्यू कितने की थी, 10 की थी। 10 से 8 पे तो पहले हो गई, फिर नवल उस वैल्यू पे लेके गया। नवल की वजह से 8,000 की वैल्यू नहीं हुई, मार्केट वैल्यू 8,000 की हो गई है उसकी, ठीक है। मार्केट में हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 10,000 का था और उसकी वैल्यू 8 की हो गई, तो 2 का नुकसान हुआ। अब नुकसान हुआ तो देखो फंड है कि नहीं, कितने का फंड है, तो 500 बचा ना,
तो यहाँ पे वो 500 आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब 500 जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो तीनों में होगा ओल्ड रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो में। तो 200 200 100, क्योंकि 2:2:1, सिंपल सा, समझ में आया। और नवल क्या कर रहा है, नवल लेके जा रहा है। नवल कौन है, पार्टनर है। मैंने आपको क्या लॉजिक समझाया था, पार्टनर का ऑलरेडी पैसा अपन से निकलता होता है, वो हमारा क्रेडिटर होता है। पार्टनर को डेटर वेटर बाद में बोलने का, पहले वो हमारा हमेशा क्रेडिटर होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कैपिटल का पैसा उसका अपने से निकलता होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी भी पार्टनर यहाँ पर जब तक लिखा ना हो कि वो कैश हमको दे रहा है, क्योंकि देखो जिसका अगर सामने वाले का पैसा ऑलरेडी निकल रहा होगा और अपने वहाँ से वो कोई चीज़ ले जा रहा है, तो वो पैसा देगा क्या, वो हिसाब किताब बाद में करेगा। कभी भी ऐसा ही होता है। ऐसा हो सकता है कि पार्टनर जो लेके जा रहा है एसेट्स उसका कैश दे दे, लेकिन ज़्यादातर नहीं होगा, क्योंकि भाई उसका ऑलरेडी पैसा अपन से निकल रहा है। तो पार्टनर क्या है, जब भी ऐसी का पॉइंट आएगी ना आपकी कि पार्टनर कोई एसेट्स लेके जा रहा है, वो कभी भी पैसा देता नहीं। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनती है पता है, पार्टनर्स कैपिटल टू एसेट्स। कभी भी एंट्री क्या बनती है, देखो कुछ बच्चे बोलते हैं सर वो हमारा डेटर बना क्योंकि अपना पैसा निकल रहा है और एसेट्स अपने यहाँ से गई, लेकिन एक्चुअल लॉजिक क्या है, वो अपना क्रेडिटर कैंसिल हुआ, वो अपना क्रेडिटर। अब क्रेडिटर जितने का था पूरा कैंसिल नहीं हुआ, 8,000 से जितना अपना निकल रहा है। तो क्रेडिटर जब कैंसिल होता है तभी भी वो क्या होता है, वो डेबिट होता है। तो नवल का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। और अपने यहाँ से एसेट्स जा रही है, इन्वेस्टमेंट गई, ठीक है। तो एंट्री होगी नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। तो नवल के खाते में इन्वेस्टमेंट नवल कितने में लेके गया, ये टू इन्वेस्टमेंट, और वहाँ पे तो अपने दिखा चुके। समझ में आया। इसके बाद देखो, एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नो लॉन्गर पेएबल। क्रेडिटर्स अपने कितने, 15,500 के, और यहाँ पे बोला गया है कि 15,500 में से हम 5,000 पे नहीं करेंगे। वो ये वाली पॉइंट है कि हम उनको पे नहीं करेंगे, तो अपनी बचत हुई। तो क्रेडिटर्स कितने के थे, तो कितने नहीं पे कर रहे हैं, तो कितने पे कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैंने बोला कितना कर रहे हैं, तुमने बोला 10,500। स्टिल वो हमारे क्रेडिटर हैं, हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि 5,000 को पेमेंट नहीं करेंगे, वो पक्का हो गया। तो वो अपनी इनकम है बाय क्रेडिटर्स। आया समझ में। इसके बाद देखो, द प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन टू बी क्रेडिटेड एट ₹2,000। वही वर्कमैन कॉम्पनसेशन वाली पॉइंट आए एडजस्टमेंट में, मतलब यहाँ दिखा देना लायबिलिटी में उतना क्लेम आपने एक्सेप्ट किया है। तो आप फंड वंड बाद में चेक करना, पहले यहाँ पे दिखा दो, क्योंकि इतना तो देना ही है, ठीक है। अब है क्या कुछ फंड, अब देखो फंड नहीं है भाई, लेकिन देना तो, अगर फंड होता तो फंड में से निकाल के देते, लेकिन फंड भी बनाया कहाँ से था हमने, प्रॉफिट में से। क्या हो रहा था, जो मेन प्रॉफिट था उसमें से फंड बना के रखा था कि अगर भाई एक्सीडेंट वगैरह होगा तो इस फंड में से निकाल के। अब देना तो है ही 2,000, क्योंकि क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन फंड नहीं है, तो कहाँ से निकालेंगे, तो प्रॉफिट में से निकालोगे तो यहाँ घटेगा। और वैसे तुम यहाँ नहीं दिखाते थे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही तुमने क्रिएट कर लिया था। जब पहले बुक्स बनाए होंगे ना, तब वहाँ पे दिखाया होगा तुम लोगों ने। समझ में आ रहा है। आप फंड बना रहे हो तो फंड बनता है प्रॉफिट में से, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो रिजर्व बनता है तो प्रॉफिट घटेगा। तो अभी रिजर्व एक तरह से रिजर्व नहीं बना रहे, लेकिन क्योंकि रिजर्व नहीं बनाया था और नुकसान हो रहा है, तो डायरेक्टली प्रॉफिट में से निकालना तो पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे स्कूल के फीस के लिए अलग से एनवलप में पैसा डाल के नहीं रखा था, तो जब तुमको फीस भरनी होगी तो उनको मेन इनकम में से निकालना तो पड़ेगा ही ना। ये वही हो रहा है, फंड अलग से नहीं रखा था और देना तो है ही, तो प्रॉफिट में से निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो प्रॉफिट घटेगा टू वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड, क्योंकि जो जितना हमने एक्सेप्ट किया कि फ्यूचर में इतना देंगे, वो फंड टोटली हमारे पास नहीं है। इसके बाद देखो, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी केप्ट एट 10% ऑन डेटर्स। ठीक है, हमको कितना मेंटेन करना है, BDR 10%। डेटर्स कितने के हैं, तो पहले यहाँ पे पॉइंट दिखा दो। डेटर्स 30,000 के हैं, माइनस BDR कितना आया,
अब आप जेब में चेक करो कितना मेंटेन्ड है, 2000 है और टोटल मेंटेन कितना करना है। तो फादर ने बोला जेब में होना चाहिए 3000, ऑलरेडी 2000 है, बाकी कितना डालोगे। तो वो जो डालोगे ना वो निकलेगा यहाँ से, प्रॉफिट घटेगा। समझ में आया? वही सेम लॉजिक सबके। लास्ट जो अलग पॉइंट है वो लास्ट में इन्होंने दे रखी है, गुडविल वाली, और इतनी भी अलग नहीं है भाई। आप एडमिशन के साथ कंपेयर करते हुए सीखोगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। मैं कंपेयर करते हुए आपको बताता हूँ। चलो हम एडमिशन पे आ जाते हैं। एडमिशन में आपके पास न्यू गुडविल होती थी, तो हम क्या लिखते थे? पहले हम लिखते थे ना न्यू गुडविल ऑफ द फर्म, बराबर। सेम लिख दिया मैंने, कितना है ये 40,000 लिख दिया। अच्छा, फिर से एडमिशन पे आ जाते हैं। फिर क्या करते थे हम? नए पार्टनर का शेयर नई गुडविल में निकालते थे। यहाँ पे नया पार्टनर नहीं है तो उसकी जगह कौन है? तो रिटायर्ड पार्टनर का शेयर न्यू गुडविल में से निकालेंगे। लिखो सेम, शेयर ऑफ नवल इन न्यू गुडविल। समझ में आ रहा है? सेम वैसा ही कर रहे हैं जैसे वहां कर रहे थे। और तुम बोलोगे सर नवल का शेयर कहाँ है ना, ओल्ड रेशियो में ही मिल जाता है। क्योंकि देखो एडमिशन में नए पार्टनर का शेयर न्यू रेशियो में से मिलता था, लेकिन यहाँ पे तो आपको ओल्ड में से ही मिल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो था हमारे पास भाई। तो कितना है 1/5, तो कितना आ जाएगा। अब इसके बाद खाली आपको एक चीज़ याद रखनी है बस, और कुछ नहीं है। आपको याद रखना है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट। क्या? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस्ड पार्टनर्स। ठीक है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू। अब फिर से हम एडमिशन पे आ जाते हैं। एडमिशन में पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे, नए पार्टनर को मिल रहा था, नए पार्टनर को गेन हो रहा था। तो वहाँ अगर ऐसी एंट्री बोलता ना, वहाँ पे भी एंट्री हो सकती थी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। तो वहाँ पे क्या होता? नया पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पुराने पार्टनर। यहाँ पे गेन किसको हो रहा है पता है? यहाँ पे गेन हो रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। बोलने का फर्क है। तुम बोलोगे सर ओल्ड पार्टनर्स को, तो तीनों ही ओल्ड है भाई, ओल्ड तो तीनों ही थे, नया तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तुम बोलोगे सर ओल्ड पार्टनर टू रिटायर पार्टनर, तो रिटायर भी तो ओल्ड ही था, रिटायर भी तो एग्जिस्टिंग मतलब जो स्टिल प्रेजेंट हैं, एग्जिस्ट प्रेजेंट है, जो बिजनेस अभी भी चला रहे हैं, जो रिटायर नहीं हुआ। तो कौन है? धवल और ये धवल और कमल, ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, दे स्टिल एग्जिस्ट, दे आर कंटिन्यूइंग विद द बिजनेस। ठीक है, और आपका जो रिटायर्ड पार्टनर है वो कौन है? नवल। तो जो रिटायर्ड पार्टनर है ना वो सेक्रीफाइस करता है। वहाँ पे नए पार्टनर को गेन हो रहा था। क्यों? क्योंकि दो पार्टनर थे, कमा रहे थे, अच्छा खासा हिस्सा बांट रहे थे, अपने हिस्से में से वो दे रहे थे, तो सेक्रीफाइस कर रहे थे और मिल रहा था, उसको गेन हो रहा था। यही लॉजिक होता है, तुम सुनोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। और यहाँ पे तीनों ओल्ड पार्टनर है, तो जो जा रहा है ना रिटायर्ड पार्टनर क्या कर रहा है? देखो तुम बोलोगे सर ये जो चला रहे हैं अभी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है धवल और कमल, इनको गेन कैसे हो रहा है सर? इसको ये जो रिटायर हो रहा है वो सेक्रीफाइस कैसे कर रहा है? क्योंकि भाई ये अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है ना अभी। जैसे एडमिशन पे आ जाते हैं, दो पार्टनर थे, सपोज दोनों का पार्टनर का हिस्सा आधा आधा था। अब नया पार्टनर आया तो दोनों ने अपनी आधी आधी रोटी में से कुछ हिस्सा उसको दिया, बराबर। अब ये तीन पार्टनर थे, यहाँ पे तीन में से ये पार्टनर जा रहा है, तो इसका हिस्सा बचाना तो कहाँ जाएगा? इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इन दोनों को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो उसका एक रेशियो होगा ना, इसको कितना मिलेगा, इसको कितना, बस उसको गेन रेशियो बोलते। सैक्रिफाइस रेशियो मतलब जब आप देते हो तो आप कितना दे रहे हो, आप कितना दे रहे हो। तो तूने कितना सेक्रीफाइस किया, इसने कितना सेक्रीफाइस किया, उसको सैक्रिफाइस रेशियो बोलते हैं। गेनिंग के टाइम पे भी वही है, कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है। ठीक है, जो सैक्रिफाइस जो रिटायर्ड पार्टनर है, ठीक है, वो जा रहा है तो अपने हिस्से का छोड़ के जाएगा। अब बोलो कि कुछ लोग बोलोगे सर वो तो रिटायर हो रहा है तो उसको तो मिलेगा ना पैसा। भाई मिलेगा, लेकिन अभी से जो बिजनेस चलेगा उसमें जो हिस्सा जा रहा था, बट रहा था, वो बचेगा ना। अब बोलोगे सर उसकी जगह दूसरा आ गया तो वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो फिर अगेन एक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का हो गया। हाल फिलहाल यहाँ पे वो मिक्सअप नहीं करना है अपने को कि सर उसकी जगह दूसरा आ जाएगा, तो वो बात बोली है क्या इन्होंने? यहाँ पे खाली हम जो बुक्स बना रहे हैं उसमें रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि रिटायर जो पार्टनर है वो जाएगा तो उसका हिस्सा बचा,
तो उसका हिस्सा जो भी था उसमें से कुछ टुकड़ा इसको मिलेगा, कुछ टुकड़ा इसको मिलेगा। नवल जा रहा है तो नवल को सपोज कर लो धवल और कमल आधा आधा ले रहे थे फॉर एग्जांपल, और बाकी का आधा नवल, मतलब ये धवल और कमल 1/4 ले रहे थे और नवल 50% ले रहा था। तो नवल जा रहा है तो नवल का 50% का कुछ हिस्सा धवल को मिलेगा, कुछ हिस्सा, तो धवल और कमल को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, ये एंट्री आपको याद रखनी है। और इसके लिए आपको गेन रेशियो चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? तो सेम कॉन्सेप्ट एडमिशन वाला। फिर से एडमिशन में आप सैक्रिफाइस रेशियो के लिए क्या क्या करते थे वो याद करो। सबसे पहले आप बोलते थे ओल्ड रेशियो तो है ही, वो तो होता ही है। आप पहली पॉइंट चेक करते थे न्यू है कि नहीं। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है तो आपका सैक्रिफाइस निकल रहा था। सेम यहाँ पे अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है तो आपका गेन निकलेगा। फॉर्मूला खाली उल्टा हो जाएगा। सैक्रिफाइस का था ओल्ड माइनस न्यू, ये है न्यू माइनस ओल्ड, लेकिन कंडीशन वही, न्यू रेशियो है तो गेन निकलेगा, न्यू नहीं है तो गेन नहीं निकलेगा। तो है न्यू रेशियो यहाँ पे नहीं है। अब क्या करेंगे भाई? नहीं, अब तुमको पॉइंट नहीं पता है। अब क्या करेंगे वो सुनो। देखो, इसका हल्का सा रूल अलग होता है। इसका हल्का सा रूल जो है वो अलग होता है। वो रूल ये है यहाँ पे कि वहाँ पे क्या होता था कि अगर न्यू नहीं है और सैक्रिफाइस के रिलेटेड कोई पॉइंट भी नहीं है तो ओल्ड को ही आप सैक्रिफाइस मान लेते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका पुराना रेशियो क्या है, न्यू रेशियो नहीं है और गेन निकालने के लिए कोई पॉइंट भी नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा? वहां पे क्या होता था, पुराने पार्टनर को मतलब ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइस रेशियो मान लेते। एडमिशन में अगर न्यू रेशियो नहीं होता था, तुम ऐसे 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 इसलिए कर रहे हो क्योंकि कुछ करते ही नहीं हो। समझ में आया? जो गिने चुनों को समझ में आ रहा है ना, वो ध्यान से ध्यान देते हैं। बाकी सब ऐसे 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 कर रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं सर, तो वो तुमको दिख ही नहीं रहा है मैं बोल क्या रहा हूं। अभी तो चैप्टर खत्म हुआ है और हर जगह वो पॉइंट थी। और बता नहीं यार, वीडियो जाके देखो तो कितनी बार मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हर पॉइंट में। स्टिल आप ऐसे ऐसे कर रहे हो तो आपके दिमाग में चल क्या रहा है। और कंपैरिजंस नहीं होगी तो आपको यहाँ पे अलग तरीके से याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक अलग तरीके से याद रखना मतलब दोनों के बीच में कंफ्यूजन होना। मैं आपको पूरा कंपेयर करके बता रहा हूँ ताकि आपको दो चीज़ें याद नहीं रखनी पड़े। ठीक है, वहाँ पे एडमिशन में ओल्ड रेशियो था, यहाँ पे भी ओल्ड रेशियो है। अगर वहाँ पे न्यू रेशियो दिया होता था तो आप सैक्रिफाइस निकाल लेते थे। यहाँ पे भी न्यू रेशियो होगा तो आप फॉर्मूला लगाओगे गेन का, न्यू माइनस ओल्ड। पहली पॉइंट ये, जो अगर वहाँ पे न्यू नहीं होता था एडमिशन में तो आप ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइस मान लेते थे। यहाँ पे न्यू अगर नहीं होगा तो आपको ओल्ड को गेन नहीं मानना है। क्या करना है बताता हूँ आपको। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको निकाल दो। ये दोनों बचे धवल कमल। ठीक है, तो ये जो ओल्ड था ना यही न्यू हो गया। क्या हो गया? ओल्ड ही न्यू हो गया, न्यू ही गेन हो गया। ठीक है, ओल्ड ही न्यू हो गया और न्यू ही। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर फिर वही बोलो ना, ओल्ड ही गेन हो गया। बात तो वही हो गई, बात तो वही हो गई, लेकिन इसका तरीका ये है कि पहले ओल्ड में से आपको न्यू निकालना है, क्योंकि काफ़ी बार न्यू की जब ज़रूरत होती है। चलो अभी तो आपका काम हो जाएगा। मैं अभी ये पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करता ना तो क्या होता पता है, आप हर बार ओल्ड को गेन बोलते। चलो कोई बात नहीं, लेकिन काफ़ी बार क्वेश्चन में ऐसी पॉइंट आएगी कि आपको न्यू में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बोलोगे न्यू तो है ही नहीं, कहाँ से निकालूं, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है। न्यू पॉइंट ही नहीं है, कोई कुछ पॉइंट नहीं है, तो आप बोलोगे न्यू आया कहाँ से, क्योंकि एडमिशन में तो न्यू ऐसे आता ही नहीं था। एडमिशन में तो कोई पॉइंट होनी चाहिए थी या न्यू होना चाहिए था तो न्यू होगा। तो यहाँ पे भी कोई पॉइंट नहीं है भाई, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है न्यू के बारे में। तो जब कुछ भी पॉइंट नहीं होती है तो रिटायरमेंट में जो ओल्ड है रिटायर्ड पार्टनर को निकाल दो, बाकी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसका जो ओल्ड रेशियो है वही न्यू रेशियो है। न्यू टू गेन बोलने का है आपको, ऐसे याद रखना है। अभी न्यू की कोई काम नहीं है, लेकिन आगे चल के काम आएगा और न्यू ऐसे निकलता है। समझ में आया? रिटायरमेंट के चैप्टर में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर आप हटा दो, बाकी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उसका जो ओल्ड रेशियो है वही न्यू है और जो न्यू है वही गेन है। इज दैट क्लियर? तो आपका गेन क्या आ गया? 2:2 मतलब 1:1 मतलब इक्वल रेशियो। समझ में आया?
क्योंकि गेन के बिना एंट्री होनी नहीं है और ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आया? तो आपका गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, दोनों पार्टनर को गेन हो रहा है, तो धवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नवल्स कैपिटल, कितना? और 8,000 को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, पोस्टिंग आपको आती है, पोस्टिंग आपको आती है। धवल और कमल का अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट, तो इसके अकाउंट में डेबिट टू नवल्स कैपिटल। और नवल का अकाउंट आपका क्या हो रहा है? ठीक है, ये 4,000 और ये बाय धवल्स कैपिटल एंड बाय समझ में आया? ये तुम्हारी मेन पॉइंट थी। मेन पॉइंट कुछ हार्ड नहीं थी, थोड़ी सी अलग थी। बाकी आपको अगर वो चैप्टर अच्छे से आता था तो ये अपने आप आ जाएगा, ये पॉइंट। समझ में आया? कम टू द होल बैलेंस शीट। जीआर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 5,000 को 2,000 2,000 1,000, होल रेशियो में करना है ना। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, बीडीआर हम कर चुके हैं, क्रेडिटर्स भी हो गया। ओल्ड गुडविल 10,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 4,000 4,000 2,000। अगर ब्रैकेट में ओल्ड लिखते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, एडमिशन रिटायरमेंट दोनों में। मशीनरी हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर्स हो गए, स्टॉक हम देख लेंगे 10,000 सेम, स्टॉक भी हो गया ना? हो गया, सब हो गया। ठीक है, चलो अब जैसे रीवैल्यूएशन टैली करते थे आप, ये 10,000, ठीक है, 8 तो आएगा 2,000। लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा? डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में होता है, तो ओल्ड तो तीनों ही थे। ठीक है, तो यहाँ पे धवल कमल, आप बोलोगे सर नवल का तो रिटायरमेंट हो रहा है, उसमें क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? ये पूरा अकाउंट नवल था तब का है, ये समझ में आ रहा है? ये पूरा अकाउंट, ये सारी चीज़ें नवल के प्रेजेंस में हो रखी है। तो 2,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 800 800 400, 800 800 और बाय रिवैल्यूएशन। क्लियर है? ठीक है, अब जैसे हम टैली करते थे वैसे ही, खाली एक बात सुन लो, नवल गया, नवल का रिटायरमेंट हो रहा है, तो नेक्स्ट जो हम बुक्स बनाएंगे उसमें तो खाली धवल और कमल ही रहेगा ना, उसी का आएगा। अब धवल और कमल को पहले टैली कर लेते हैं। रिटायर्ड का मैं बताता हूं क्या करना होता है। 32,000 33,000 और 23,000। सो दिस इज 33,000 एंड 23,000। 33 में से 8 गए 25। अब थोड़ी सी जगह छोड़ देने की यहाँ पे फिर लिखने का, और 23 में से 8 गया 15। ठीक है, ये आ गया बैलेंस। और नवल का निकालो, टोटल करो कितना पैसा निकलता है, कितना? 19,500। ठीक है, और माइनस करो 10,000, कितना आएगा? 9,500। बराबर? बराबर नहीं, बराबर इसलिए नहीं है कि नवल जा चुका है, रिटायर हो चुका है। और बैलेंस का मतलब क्या होता है पता है? जो पार्टनर आपके पास है आपके यहाँ पे बिजनेस के अंदर, तो नवल अब पार्टनर नहीं है, तो आप उसका बैलेंस कैसे लिख रहे हो? तो आप बोलोगे सर उसका ये निकल रहा था, बराबर है, लेकिन वो अब पार्टनर नहीं है। हमने नवल रिटायर हो रहा है, हमने चेक किया नवल का कितना पैसा निकल रहा है, 19,500, और हमारा नवल से कितना निकल रहा है, 10,000। तो काट साट के नवल का 9,500 निकल रहा है, बराबर है, 9,500 निकल रहा है, लेकिन नवल पार्टनर नहीं। और क्या हम उसको चुका रहे हैं? ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक रूल होता है रिटायरमेंट में, अगर आप पूरा रिटायर्ड पार्टनर का हिसाब किताब करो, उसका काट साट के 9,500 निकल रहा है, ठीक है, अगर लिखा हुआ नहीं है ना, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि उसको कुछ दे दिया, तो हमको उसका जो भी अमाउंट निकल रहा है वो हमें एज अ फर्म के अंदर लोन रखना है। हम उसका पैसा एज अ लोन यूज़ कर रहे हैं। मैंने हिसाब किताब कर दिया, बंदा जाने वाला है, मतलब बंदा जा चुका है, रिटायर्ड हो गया, पूरा हिसाब किताब किया, सामने वाले बंदे का कितना निकल रहा है, 9,500। पार्टनर वो है नहीं, लिखा हुआ नहीं है कि हमने उसको चुका दिया, तो चैप्टर का रूल है कि आपको ये मानना है कि उसका पैसा जो निकल रहा था वो हमने फर्म में एज अ लोन रख दिया। ठीक है,
तो फर्म में लोन रख दिया तो आएगा तो यहीं पे, आएगा तो इसी साइड ना, वैसे भी 9,500 ईशा आएगा तो यहीं पे, क्योंकि उसका 19,500 निकल रहा है, 10,000 माइनस किया, लेकिन बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड में नहीं लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे 9,500 आ जाएगा और ये क्या है, ये हम लिखेंगे टू नवल्स लोन, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी, वो क्या है हमारी, हमने वो पैसा रख दिया, उसको दिया नहीं, हिसाब किताब हो गया, तेरा इतना निकल रहा है लेकिन उसको चुकाया नहीं है, लेकिन वो पार्टनर भी नहीं है, तो पार्टनर्स कैपिटल में आप नहीं दिखाओगे, लेकिन नवल लोन कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा ना। अब क्या होगा, भूल से जिस बच्चे ने यहाँ पे दिखा दिया नवल्स लोन 9,500, तब भी टैली तो हो जाएगा, लेकिन गलत है, वो पॉइंट पे तो टीचर की नज़र जाती है, ऐसा नहीं सोचना कि टीचर राइट कर देगा, क्योंकि ये मेन पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 25 और 15, ये 5,000 आया और कुछ भी गया नहीं, तो बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 5,000, और ये कैश और बैंक बैलेंस कितना आ गया आपका 5,000, आ रहा है दोनों तरफ, समझ में आया। तो आपको अगर ये पहला सम अच्छे से आ जाएगा, ये वाली पॉइंट खाली, तो पूरे सम में यही मेन पॉइंट है, मतलब पूरे चैप्टर में, बाकी आपका कुछ भी पुराना ही था सब कुछ, क्लियर।